फिर से मैं अपने चैनल एजुकेशन बाय मी पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं आप सभी का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। और जो आज की क्लास होने वाली है ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश की जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है, वो हो सकते हैं। और इसमें सभी तरीके से करंट अफेयर मिक्स भी हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे पीछे हेडिंग आज की देख रहे होंगे कि जीडीपी। दरअसल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी को बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ स्कीम बताने वाला हूं जो इस समय एक्टिव है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्कीम है इस समय बेसिक 5 स्कीम चल रही हैं जो एक्टिव है। तो कौन कौन सी वो स्कीम है मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसमें पहला स्कीम आपका होने वाला है राज्य की जीडीपी वृद्धि। ठीक है, टोटल 5 स्कीम इस समय एक्टिव माना गया है और भी खबरों के माध्यम से। तो क्या क्या है मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। ठीक है, राज्य की जीडीपी वृद्धि ये आपका पहला है। दूसरा आपका होने वाला है रोजगार सृजन। ठीक है, दूसरा आपका स्कीम है रोजगार सृजन। तीसरा है जीआईटी टैग। चौथा है लॉजिस्टिक्स हब। पांचवा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो बारी बारी मैं आप लोगों को सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर देता रहूंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि जीडीपी पहले होता क्या है। ठीक है, जीडीपी हमारा जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं घरेलू सकल लाभ। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं घरेलू सकल लाभ। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को पूरा बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस बार जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी होने वाली है लगभग 32 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। ठीक है, 32 लाख करोड़ रुपए इस बार उत्तर प्रदेश की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। ये हो सकता है, ठीक है, अभी इसमें पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये अनुमान आप लोगों के सामने हमने रख दिया कि 32 लाख करोड़ रुपए की पहुंचने की उम्मीद है। अब जीडीपी के बारे में बात करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। यहाँ पे मैं हेडिंग आपको बताते चलता हूँ, आप इसको नोट भी करते रहिएगा, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है जीडीपी, ठीक है, ये आपका प्रश्न बनता है कि जीडीपी क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर बहुत अंदर जाकर क्वेश्चन पूछा जाए, इसी को ही पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप आज लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पे आया हूँ ताकि चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताता चलूँ। तो दरअसल जीडीपी किसी देश की, जीडीपी जो है किसी देश की आर्थिक स्थिति को बताता है। जीडीपी हमें क्या बताता है, अपने देश की या किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बताता है। यह आर्थिक स्थिति को मापने की इकाई भी होती है, यह मापने की बहुत क्या है, एक पैमाना है। जैसे जीडीपी को किसी तिमाही या छमाही या सालाना में मापा जाता है। ठीक है, जीडीपी हमारा क्या है, किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। यह किसी निश्चित समय जैसे तिमाही या वार्षिक में देश की सीमाओं के भीतर, मतलब किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे आप लोगों को बताते चलता हूं कि जीडीपी कैसे मापा जाता है। जीडीपी कैसे मापा जाता है। जीडीपी, ये आपका फर्स्ट हेडिंग था, जीडीपी कैसे मापा जाता है। दूसरी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जीडीपी कैसे मापा जाता है। चलिए जीडीपी कैसे मापा जाता है इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जीडीपी को दरअसल मापने की 4 इकाई होती है। जीडीपी को हम 4 मुख्य घटकों पे माप सकते हैं। इसकी मापने की जो घटक है 4 है। ठीक है, 4 घटक है। अब 4 घटक कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला इसमें आपका घटक आता है उपभोग। इसमें आपका इस हेडिंग में पहला आ जाएगा उपभोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंजप्शन। कंजप्शन इसे सी से बताया जाता है। इसका मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आप जीडीपी को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जीडीपी को भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें पहला इसका घटक है उपभोग। अब उपभोग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। उपभोग आम जनता द्वारा किए गए खर्च को उपभोग कहते हैं। ठीक है, आम जनता द्वारा किए गए खर्च को उपभोग कहते हैं। उपभोग में क्या क्या हो सकते हैं, भोजन और कपड़ा आदि इस प्रकार के सामान आपके उपभोग में आते हैं जो आम जनता द्वारा किए जाते हैं। आप नोट करते चलिएगा, मैं नोट नहीं कराऊंगा वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो उपभोग क्या कहते हैं, आम जनता द्वारा किए गए खर्च को, जैसे भोजन, कपड़े, वाहन आदि, ये उपभोग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आता है, दूसरा आपका इसमें है निवेश। निवेश को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसे आई से रखाएंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा।
कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा, इन्वेस्टमेंट जो है कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार द्वारा और कंपनियों द्वारा पूंजीगत किए गए निवेश को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो जैसे इसको बता देते हैं आपको, फैक्ट्रियों के तहत, मशीनरी के तहत और भवन के तहत। फैक्ट्री के तहत इसमें पहला एग्जाम्पल मतलब इसके है जो घटक है, फैक्ट्री के तहत मशीनरी और भवन। इस प्रकार से किसी देश में इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी और सरकार द्वारा। जो इसमें फैक्ट्री के तहत, मशीनरी और भवन के तहत जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे निवेश कहते हैं। किस प्रकार, किस रूप में निवेश किया जाता है। और उपभोग आपका था भोजन वाहन और कपड़े, ठीक है। इस पे आम जनता खर्चा करती है, जिसे उपभोग कहा जाता है। निवेश का मतलब सरकार द्वारा या किसी कंपनी या पूंजी मतलब कंपनी द्वारा किया गया निवेश को ही निवेश कहते हैं किसी देश पे। अब तीसरा आता है सरकारी खर्च। तीसरा हमारा आता है सरकारी खर्च। जीडीपी कैसे मापा जाता है इसके प्रकार हम आपको बता रहे हैं। तीसरा आता है सरकारी खर्च। सरकारी खर्च इसे इंग्लिश में कहेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, GOVT गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसे हम जी से कहेंगे, जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है। गवर्नमेंट का जो खर्च होता है कि किसी देश पे, वो किस रूप में होता है। जैसे इसमें आपका होता है रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है। रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन्हीं 3 चीजों पे खर्च किया गया जो खर्च होता है। रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा। रक्षा का मतलब पुलिस हो गया जो हमें जनता के लिए रक्षा करती है। स्वास्थ्य का मतलब मेडिसिन, मेडिकल, हॉस्पिटल। और शिक्षा का मतलब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इन तीनों पे जो खर्च होता है वो सरकारी खर्च कहलाता है, ठीक है। अब आता है चौथा आपका निर्यात और आयात। निर्यात और आयात इसे इंग्लिश में कहेंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको एक्स और एम से करेंगे, ठीक है। यह आपका है चौथा घटक जीडीपी मापने का चौथा तरीका, निर्यात और आयात, ठीक है। अब निर्यात और आयात क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो निर्यात और आयात मतलब ये जीडीपी को मापने का तरीका होता है। निर्यात में से आयात को घटा देते हैं तब आपका निर्यात निकलता है, ठीक है। जैसे अब ये आपका 4 पॉइंट हो गया इसको मापने का तरीका। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा जीडीपी का फॉर्मूला बता देता हूँ। जीडीपी मापने का फॉर्मूला, जीडीपी मापने का फॉर्मूला, ठीक है। जीडीपी मापने का फॉर्मूला, तो जीडीपी बराबर होता है आपका, जीडीपी बराबर आई प्लस, जीडीपी बराबर हो आई प्लस सी, मतलब यहाँ सी प्लस आई लिखे चाहे आई प्लस सी, सी प्लस आई प्लस, और इसमें आपका क्या है जी, और प्लस हो जाएगा एक्स माइनस एम, ठीक है। ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले के तहत आप जीडीपी को माप सकते हैं। किसी भी देश का जीडीपी इसी फॉर्मूले पर डिपेंड होता है, ठीक है। आगे बने रहिएगा, मैं इसका पूरा हिस्ट्री भी आज आपको बताने वाला हूँ कि जीडीपी का हिस्ट्री क्या है, कहाँ पे ये पहली बार लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, ये हम सब आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप नोट करके चलिएगा। तो चलिए, आपने पढ़ लिया जीडीपी क्या है, जीडीपी को कैसे मापा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी के प्रकार, ठीक है। जीडीपी के कितने प्रकार होते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जीडीपी मुख्यतः हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीडीपी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब कौन कौन सा इसमें पहले ये जानते हैं। पहला हमारा होगा वास्तविक जीडीपी। पहला हमारा वास्तविक जीडीपी मतलब रियल जीडीपी, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, पहला हमारा होगा वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा है सांकेतिक जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, पहला वास्तविक जीडीपी, दूसरा सांकेतिक जीडीपी, तीसरा है प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी, पर कैपिटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। चौथा हमारा है जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। ये जीडीपी के प्रकार है। 4 प्रकार के मुख्यतः जीडीपी के प्रकार होते हैं, वास्तविक जीडीपी, सांकेतिक, प्रति व्यक्ति और जीडीपी वृद्धि दर। अब पहला हम लोग आप समझेंगे, पहला समझिएगा ध्यान से कि पहला जीडीपी जो है रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी क्या होता है। यह महंगाई को, पहला हम आपको बता रहे हैं, यह महंगाई को समायोजित करके जीडीपी को मापता है। यह महंगाई को समायोजित करके जीडीपी को मापता है, जिससे अर्थव्यवस्था की असली वृद्धि दर पता चलती है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, हमारी आवाज़ से आप नोट कर सकते हैं। और दूसरा है सांकेतिक जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। यह मौजूदा बाजार के मूल्यों को, यह जो हमारा दूसरा है सांकेतिक जीडीपी,
मौजूदा बाजार के मूल्यों के आधार पर जीडीपी को मापता है, जिसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। इससे क्या होता है, महंगाई का प्रभाव शामिल होता है, बाजार के मूल्यों को मापता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति कैपिटा जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, यह जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। इस जीडीपी को मतलब देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है, जिससे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन या आय कितनी है। ये प्रति व्यक्ति जीडीपी से आपका पता चलता है। अब जीडीपी वृद्धि दर क्या होता है, जीडीपी वृद्धि दर होता है आपका, यह जीडीपी साल दर साल बदलाव को दर्शाता है, जिससे आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जाता है। यह जीडीपी जो होता है साल दर साल जीडीपी में हुई वृद्धि कमी को दर्शाता है। ठीक है, अब चलते हैं जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को हम पकड़ते हैं कि जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं कि जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए। सभी देश के लिए जीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं 4 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, 4 या 3 पॉइंट, 4 ही पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहला पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ आपको। पहला पॉइंट आपका क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। जीडीपी जो क्यों महत्वपूर्ण है, यह अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, मतलब ये अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है सरकारी नीतियों का प्रभाव दर्शाता है। सरकारी नीतियों का प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अब तीसरा है, दूसरा सरकारी नीतियों का प्रभाव दर्शाता है। तीसरा आपका है रोजगार और निवेश को प्रभावित करता है। रोजगार और निवेश को प्रभावित करता है। रोजगार और निवेश को प्रभावित करता है। चौथा आपका है अंतर्राष्ट्रीय तुलना में मदद करता है। चौथा आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में मदद करता है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, हमने 4 पॉइंट आपको बता दिया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहला आपका महत्वपूर्ण है, इस अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, सरकारी नीतियों का प्रभाव दर्शाता है, रोजगार और निवेश को प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में मदद करता है। ये 4 बिंदु हैं जो किसी भी देश की जीडीपी को महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, यही वजह है कि जीडीपी सभी देशों के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की जीडीपी कितनी है और कितना इसमें आपका बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, इस समय भारत की जीडीपी कितनी है, इस बात पे हम गौर करेंगे। भारत की जीडीपी क्या है, भारत की जीडीपी इस टाइम। तो बात करें हम सन 2024 और 2025 की। 2024 और 25 की बात करें तो इस समय जो भारत की जीडीपी है 7% है। ठीक है, भारत की जीडीपी कितना है, 7% है। लेकिन ये ग्रो कहाँ तक कर सकता है, 7.5%। ये 5% जीडीपी बहुत मायने रखती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 2024-25 तक, मार्च 2024-25 तक, यहाँ पे लिख लीजिएगा मार्च 2024-25, 24 का तो बीत गया, मार्च 2025 की बात की जा रही है कि मार्च 2025 तक 7% से 7.5% बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, बढ़ने की उम्मीद है। आगे देखते हैं, अब ये जो 7.5% जो दर है बढ़ने की, 7 से 7.5% जो बढ़ने की जो उम्मीद है वो किस वजह से है, किस वजह से ये 7 से 7.5% की वृद्धि दर हो रही है जीडीपी में बढ़ती। ठीक है, उसमें आपका पहला पॉइंट है मेक इन इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कीम चलाया गया था, मेक इन इंडिया। ये जीडीपी को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। दूसरा है आपका डिजिटल इंडिया, दूसरा आपका डिजिटल इंडिया। तीसरा क्या है, कमेंट में आप बताएं तीसरा क्या हो सकता है। तीसरा मैं आपको बता देता हूं, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, ये जो 3 पॉइंट है यही इस समय 2025 मार्च 2025 में जीडीपी को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। ऐसा उम्मीद लगाया गया है कि 7 से 7.5% जो जीडीपी में बढ़ोतरी होगी उसकी वजह ये होंगी। ठीक है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। चलिए आगे देखते हैं, आगे जीडीपी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, पहला चीज़ हमारा था जीडीपी, दूसरा अब आने वाला है जीएनपी, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से है। जीडीपी का मतलब आपको बताया हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी का मतलब होता है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है जीडीपी और जीएनपी। ये घरेलू सकल उत्पाद है, घरेलू सकल उत्पाद। ठीक है, घरेलू सकल उत्पाद, ये राष्ट्रीय सकल उत्पाद, राष्ट्रीय सकल उत्पाद। ठीक है, ये चीजें हैं जीडीपी और जीएनपी। अब दोनों में फर्क क्या है, पहले मैं इसका बताता हूँ आपको, नोट कीजिएगा कि जो जीडीपी और जीएनपी में फर्क है। पहला फर्क इसका मैं बताता हूँ आपको कि जो जीडीपी में किसी देश के सीमा के भीतर उत्पन्न वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है। जीडीपी में किसी देश की सीमा के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उस पर क्या होती हैं, सेवाएं शामिल होती हैं। अपने देश की सीमा के भीतर उत्पन्न वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है। ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा, विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल होता है। जीडीपी में विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल होता है। अब जीएनपी की बात करते हैं। जीएनपी में पहला पॉइंट आपका है कि देश के नागरिकों द्वारा
देश और विदेश में उत्पन्न आय को शामिल करता है। इसमें क्या है आपका, देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में उत्पन्न आय को शामिल करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपका इसमें है, विदेशी कंपनियों का उत्पादन शामिल नहीं होता है, लेकिन देश के नागरिकों की विदेश की कमाई को जोड़ा जाता है। जैसे जो इंडिया से जो व्यक्ति बाहर जाकर कमाता है, जैसे चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, ठीक है, या कनाडा हो, जो भी कंट्री होती है, जो यहाँ से जो व्यक्ति जाकर यहाँ पे कमाता है, उसकी जो आय होती है उसमें इसको जोड़ा जाता है इस जीएनपी में। यही फर्क होता है जीडीपी और जीएनपी में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जीडीपी, जीडीपी का इतिहास। ठीक है, जीडीपी का इतिहास क्या है अब हम ये जानेंगे। जीडीपी शब्द दरअसल आया कहाँ से। जीडीपी को सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे विलियम पेटी, उनका नाम विलियम पेटी था। नाम लिख देते हैं, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, विलियम पेटी। विलियम पेटी, ये इनका नाम था। इन्होंने 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में टैक्सेशन हिंदी में भी लिख देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए, टैक्सेशन। जीडीपी का जो इतिहास है, विलियम पेटी ने 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में टैक्सेशन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे पहले जीडीपी शब्द का यूज किया। जीडीपी शब्द को उन्होंने बताया, लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी में, बाद में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में विलियम पेटी ने 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो टैक्सेशन नाम का जो टैक्सेशन शब्द था, उससे रिलेटेड उस समस्या को सुलझाने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल करने की जो जरूरत महसूस की। बाद में 18वीं शताब्दी में फ्रांसिस क्यूनेस, जो 18वीं शताब्दी में थे, फ्रांसिस क्यूनेस, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसका नाम थोड़ा सा, फ्रांसिस क्यूनेस, एक बार क्यूसने, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं फ्रांसोइस क्यूसने, लेकिन हिंदी में इनका नाम था फ्रांसिस क्यूनेस। 18वीं शताब्दी में इन्होंने क्या बताया, ये थे और एक व्यक्ति और इसमें थे, एडम स्मिथ। 18वीं शताब्दी में फ्रांसिस क्यूनेस और एडम स्मिथ ने आर्थिक उत्पादन को मापने के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। ये दोनों जो लोग थे, दोनों व्यक्ति ने मिलकर आर्थिक उत्पादन को मापने के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। लेकिन आधुनिक जीडीपी, इसके बाद फिर हम बात करते हैं आधुनिक जीडीपी, मॉडर्न जीडीपी की बात करते हैं, तो उसमें किसका नाम आता है, इस बात को आप नोट कीजिएगा। मॉडर्न जीडीपी जो जिन्होंने बताया, जिसने जीडीपी का असल मतलब बताया, इन्हीं को जो हम इसमें नाम बताने वाले हैं, मॉडर्न जीडीपी की परिभाषा और गणना का श्रेय साइमन, एक व्यक्ति का नाम है साइमन क्यूजनेट्स, इनका नाम है साइमन क्यूजनेट्स, इनका नाम था साइमन क्यूजनेट्स। मॉडर्न जीडीपी जो परिभाषा और गणना का श्रेय जाता है साइमन क्यूजनेट्स को जाता है, जिन्होंने 1934 में अमेरिकी कांग्रेस को पहली बार जीडीपी की अवधारणा प्रस्तुत की। कितने सन में, 1934 सन में, 1934 में मॉडर्न कांग्रेसी को अमेरिकी कांग्रेस को पहली बार जीडीपी की अवधारणा प्रस्तुत की। अब इसके बाद ये थे 4 व्यक्ति जिन्होंने जीडीपी पर अपना अपना राय दिया, अपनी अपनी विचारें दी। उसके बाद आता है जीडीपी को पहली बार आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो है जीडीपी को पहली बार आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1940 के दौरान मुख्य संकेतक के रूप में अपनाया गया। सबसे पहले इसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1944 में, इसके बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, एक सम्मेलन था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। ठीक है, उसके बाद है 1950 के दशक में, यहां पे मैं लिख देता हूं, वहां से समझ लीजिएगा, अब यहां पे आप समझिए। 1950 के दशक में क्या हुआ, 1950 से दशक के बाद अधिकांश जो देश थे
इसको अपनाना शुरू किया। 1950 के दशक के बाद अधिकांश देशों ने इसे अपनाना शुरू किया। किसको? जीडीपी को। जीडीपी को क्या है? अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये था जीडीपी का पूरा हिस्ट्री, इतिहास। तो अब आगे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉइंट छूटा होगा, यदि छूटा है तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा इसका। आज जो जीडीपी का महत्व है, आज जो जीडीपी का महत्व है वो क्या महत्व रखता है आप सभी लोग जानते हैं। आज विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र में इसका जीडीपी का उपयोग वैश्विक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जीडीपी का क्या महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, हम सभी जानते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सभी को इसका नॉलेज होना जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ जीडीपी पे हमने आपको बताया, जीडीपी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों महत्व है। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, हमने सभी चीज़ें आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लासें आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तभी लाइक कीजिए, वरना लाइक मत कीजिए। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, अगला क्लास हमारा होगा जो माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्कीम है, जो 5 स्कीम हमने आपको बताया, कौन कौन सा राज्य की जीडीपी वृद्धि, रोजगार सृजन और जीआईटी टैग, लॉजिस्टिक्स हब और ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो अगला मैं आपको बताऊंगा रोजगार सृजन। अगला क्लास जो हमारा होगा रोजगार सृजन पे होगा। ठीक है, रोजगार सृजन, ये अगला स्कीम हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 2024-25 में स्कीम चलाया जा रहा है, जो अभी एक्टिव है, इस पे हम बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।